हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th विच इज़ एडेड रिसेंटली टू द क्लास 10th सिलेबस बाय द CBSE लास्ट ईयर ओनली इन 2020, जो कि 5 मार्क्स का है। और हम बात करेंगे इसके फॉर्मेट की और हाउ टू डू, व्हाट आर द थिंग्स यू कीप इन माइंड वाइल डूइंग दिस क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन इज एनालिटिकल पैराग्राफ, जो कि 5 मार्क्स का है। चलिए देखते हैं व्हाट इज इट। ओके, सो व्हाट इज एन एनालिटिकल पैराग्राफ? तो एनालिटिकल पैराग्राफ इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग which is written on the basis of a given chart। आपको चार्ट दिया होगा, ग्राफ दिया होगा, डेटा दिया होगा, कोई भी आउटलाइन, क्लूज और टेबल एक्सेट्रा। When writing an analytical paragraph, one should remember to describe the facts in the best possible manner and to cover the information provided। अब ये एनालिटिकल पैराग्राफ है क्या? जैसे आप मैथमेटिक्स करते थे, मैथमेटिक्स का आपको बहुत टेबल दिया होता है, आउटलाइन दी होती है, कोई डेटा दिया होता है, ग्राफ, तो और उसमें उसके बाद एक क्वेश्चन दिया होता था मैथ्स में और उसको सॉल्व करना होता था आपको उसके बेसिस पे। सेम इसी तरह अब इंग्लिश में आपको क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डेटा दिया है, ग्राफ दिया हुआ है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसी के ऊपर आपको एक पैराग्राफ बहुत ही अच्छे से, इसका नाम है ना एनालिटिकल पैराग्राफ। तो आपने इसको अच्छे से समझना है और इसके बारे में पूरे इसके जो डेटा दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन कि किस बात के बारे में है, क्या कहना चाह रहा है, और उसको आपने फिर उसको आपने डिस्क्राइब करना है, द फैक्ट्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड टू कवर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आपने नोट करना है एक पैराग्राफ की फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं? एनालिटिकल पैराग्राफ के कुछ सर्टेन फीचर्स हैं जो कि हम देखेंगे। इट डिस्क्राइब्स द गिवन चार्ट, टेबल, डेटा, ग्राफ, क्यूज एक्सेट्रा। जो भी आपको दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है और उसके अंदर जो भी डेटा या उसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो आपने उसको आपने क्या करना है, वो जो चार्ट है वो डिस्क्राइब करेगा। इट शुड बी ब्रीफ, ठीक है। तो आप उसमें आपने डिस्क्राइब करना है उस इंफॉर्मेशन को। इट शुड बी ब्रीफ, आपने बहुत कोई लंबा चौड़ा उसमें स्टोरी नहीं लिखनी है। उसमें आपने क्रिएटिव राइटिंग की तरह इंग्लिश में जैसे आप करते हो वो नहीं करना है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपने उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। इट शुड स्टेट फैक्ट्स, और अब यहाँ पे फैक्ट्स अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऐड नहीं करनी है। प्रोवाइडेड मतलब जो दी गई है चार्ट में या ग्राफ में या टेबल में, आपको उसी इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको समझना है और उसको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। इसीलिए इसका नाम है डिस्क्रिप्टिव है, ये क्रिएटिव नहीं है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक यूज़ ऑफ सिंपल एंड एक्यूरेट। आपकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट कोई भी आपकी मतलब कि जो लैंग्वेज है वो कि आपकी खुद की बनाई हुई अपनी इंफॉर्मेशन स्टोरी काइंड ऑफ, जैसे इंग्लिश में हमें आदत है, वैसा नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ एन एनल, कुछ और भी फीचर्स हैं इसके। इट शुड मेंशन फिगर्स एंड क्वांटिटीज अप्रोप्रिएटली पूरे तरीके से, जो भी इसमें फिगर्स दिए गए हैं, क्वांटिटीज़ दी गई हैं, कुछ परसेंटेज दी गई हैं, जितना भी नंबर दिया गया है आपको उसको वही लिखना है, उसी को मेंशन करना है। इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ द सेम टेंस। आपने थ्रू आउट बार बार टेंस को चेंज नहीं करना है। थ्रू आउट द एनालिटिकल पैराग्राफ आपने बार बार एक ही, अगर आपने जो भी टेंस में लिख रहे हो उसी में आपको लिखना है थ्रू आउट। नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इसमें आपने अपनी कहानी कोई नहीं कहनी है, अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं लगानी, अंदाजे नहीं लगाने और रिस्पॉन्स भी नहीं, अपना भी शुड बी प्रोवाइडेड। तो जो आपने नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स शुड बी, आपने कोई भी अपनी तरफ से अलग से इंफॉर्मेशन नहीं ऐड करनी है। इट वुड बी प्रेफरेबल टू यूज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको पैसिव फॉर्म यूज़ करनी है। पैसिव फॉर्म क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है। द पैसेज वॉज गिवन, इट इज़ डिस्क्राइब्ड, राइट। तो इस तरह से आपने पैसिव फॉर्म को यूज़ करना है जिसमें कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वही सब्जेक्ट का काम करेगा।
आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब आपको जब एनालिटिकल पैराग्राफ जब आपको लिखना है तो उसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है लिखते हुए उसको। देयर आर सर्टेन थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड, राइट। सो क्या है, द एनालिटिकल पैराग्राफ जो हैज़ टू बी रिटन इन अराउंड, तो वो तो आपको पैराग्राफ वगैरह में बताया होता है कि आपको कितना उसको 100 to 120 वर्ड्स के अंदर ही आपको लिखना है। लिमिट है, ना तो 100 से कम वर्ड्स होने चाहिए, ना ही 120 से ज़्यादा होने चाहिए, तो इसके बिटवीन में होने चाहिए। सो द पैराग्राफ मस्ट क्लियर एंड क्रिस्प लैंग्वेज में होना चाहिए। आपकी लैंग्वेज जो है क्लियर और क्रिस्प, ग्रामेटिकली बहुत ही सही लैंग्वेज, और आपकी परसेंटेज डाटा जो भी दिया हुआ है उसी को यूज़ करना है आपने। विद प्रोवाइडिंग कंप्लीट डिटेल्स, कोई भी डिटेल छोड़नी नहीं है, ऑफ द चार्ट गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में आपको दी गई है डिटेल्स, आपने उसको कोई भी किसी भी डिटेल को, किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने मिस नहीं करना है। इंट्रोडक्शन। अब आपका सबसे पहला, आपको पता ही है जब भी आप कोई राइटिंग लिखते हैं तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। सेम इसमें भी आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन जो आपका पहला पॉइंट होगा, एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन। आपने ज़्यादा उसी में जो भी आपका टॉपिक है, टॉपिक सेंटेंस है, उसी को आपने 1 और 2 लाइन में, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और व्हाट इज़ क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द चार्ट और ग्राफ, जो भी उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया, सब्जेक्ट दिया, उसी को आपने 1 और 2 लाइन में इंट्रोडक्शन बताना है कि क्या पूछा गया है। बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में एक्सप्लेन इन, ये बॉडी ऑफ द पैराग्राफ सेकंड है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। एक्सप्लेन इन डिटेल द फिगर एंड ट्रेंड्स, जो भी आपको ग्राफ में इंफॉर्मेशन दी गई है, फिगर्स दिए गए हैं, ट्रेंड्स दिए गए हैं, मेकिंग कंपैरिजंस एंड कंट्रास्ट। कभी कभी ऐसा होता है आपको 2 ग्राफ भी दिए होते हैं, 2 पाई चार्ट्स भी दिए होते हैं, तो दोनों को, ऐसा नहीं है आपको एक कोई कंपैरिजंस दिए हुए हैं इंफॉर्मेशन में, तो आपको उनको कंपैरिजंस को, कंट्रास्ट को बड़े ही अच्छे सही ध्यान से उसको लिखना है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ आता है आपका कंक्लूजन। गिव द ओवरऑल व्यू। कंक्लूजन में क्या होता है कि आपका जो लास्ट पैराग्राफ होता है उसमें जो भी आपने ऑब्जर्व किया है उसकी समरी आपने लिखनी है ऑफ द चार्ट और ग्राफ, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट है पॉइंट्स 2। कुछ और पॉइंट्स भी हैं आपके। वी मस्ट नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल, बार बार बताया गया, कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है कंक्लूजन की। आपको क्या लगा है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, बट सिंपली स्टिक टू द फैक्ट्स। आपको जो फैक्ट्स उसमें दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव है, आपने उसी को डिस्क्राइब करना है। वी मस्ट चूज वाइजली द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपने जो भी इंफॉर्मेशन कोई भी मिस नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइज इट वेल, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, सीक्वेंस में होना चाहिए। स्टेट द करेक्ट फैक्ट्स, आपने कोई भी अपनी तरफ से जो है फैक्ट्स को चेंज नहीं करना है। और समराइज इट प्रॉपरली समराइज करना है। फॉर्मेट। अब इसका फॉर्मेट क्या है, यू कैन स्टार्ट विद द फॉलोइंग फ्रेजेस। तो आपने जब इंट्रोडक्शन लिखनी है तो आपने जो भी आपका स्टार्टिंग है तो उसमें आप कुछ फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर चार्ट है तो आप लिख सकते हो जब चार्ट डिस्क्राइब्स, अगर टेबल है तो आप लिख सकते हो टेबल डिस्क्राइब्स, अगर लाइन ग्राफ है तो लाइन ग्राफ शोज, द डेटा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पाई चार्ट, इलस्ट्रेट्स, क्या बताता है, ये सारे इस तरह से आपने स्टार्ट करना है। ये वाले फ्रेजेस आप इनको याद कर लो। और अगर चार्ट आता है डिस्क्राइब्स, सजेस्ट, शोज और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इलस्ट्रेट्स, तो ये सारे आप फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। आगे आ गया बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। तो बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, वाइल राइटिंग बॉडी ऑफ द पैराग्राफ वी शुड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन वेल। तो आपको उसमें क्या करना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है उसको बड़े ही अच्छे से आपने इंफॉर्मेशन को यूज करना है, ऑर्गेनाइज करना है उसको। वी शुड लुक फॉर द लार्ज डिफरेंसेस दैट आर वेरी प्रोमिनेंट। जो लार्ज डिफरेंसेस, बड़े डिफरेंस दिए हुए, कंपैरिजन करते हुए जो भी डिफरेंस दिए हुए उनको आपने नज़रअंदाज नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपने मेंशन करना है, देखना है। पहले आपको, सबसे पहला काम आपका है आपको ऑब्जर्व करना है उसको अच्छे से। सबसे पहला काम आपका यही है, उसको पहले आपको उसको अच्छे से अपने माइंड में उसको देखो, उसको समझो,
उसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको लिखना है, इसलिए उसको पहले समझ के बाद में देखो कि लार्ज डिफरेंसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उनको किसी को भी डिफरेंस के आपकी 2 लिख दिए हैं और बाकी के हम छोड़ देते हैं। आपको ईच एंड एवरी फैक्ट्स और फिगर्स जो भी दे रखे हैं उनको आपने मेंशन करना है। वी कैन मेंशन द एस्पेक्ट्स विच इज़ द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट ऐसा नहीं है लार्जेस्ट लिख दिया तो स्मॉलेस्ट छोड़ दिया आपने। सबसे पहले आपने बताना है लार्जेस्ट, फिर आपने स्मॉलेस्ट को देखना है, उसको समझ के उसको भी मेंशन करना है। एनी एस्पेक्ट दैट इज सिमिलर, और अगर बड़े वाले जो लार्जेस्ट लिख दिए स्मॉलेस्ट लिख दिए, सिमिलर को आपने सोचोगे कि सिमिलर को छोड़ दे, उसको भी आपने लिखना है। मे बी आप एक लाइन में लिख सकते हो उसको। We should further mention about the aspect that has remained unchanged। अब जो कांस्टेंट है बिल्कुल चेंज ही नहीं हुआ, थ्रू आउट सेम रहता, तो उसको भी आपने एक लाइन में लिखना है कि इट्स नॉट चेंजिंग, इट्स कांस्टेंट थ्रू आउट। तो उस इंफॉर्मेशन को भी आपने मेंशन करना है। अब कंपैरिजन करते हुए, जो कंपैरिजन का आपका जो भी चार्ट है या टेबल है जिसमें कंपैरिजन करना है, इफ द चार्ट और टेबल mentions 2 different groups, for example boys and girls or men and women, so you should refer to both of them, boys and girls, men and women, both of them in the analytical way। आपने उनको बताना है कि बॉयज़ की एक्टिविटी और गर्ल्स की एक्टिविटी और मेन की या विमेन की एक्टिविटी या उनकी जो भी मतलब कंजम्पशन है, तो उसको दोनों को बताना, आपने दोनों को ही मेंशन करना है। इफ़ देयर इज़ एनी कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन दैट कुड बी ड्रॉन, यू मस्ट प्रेजेंट इट इफेक्टिवली, आपने उसको इफेक्टिवली बताना है। इफ़ द चार्ट इज़ अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड और हाईलाइट्स ट्रेंड्स ऑफ सेवरल ईयर्स, मेंशन अबाउट ईच ईयर इन अ कंसाइज मैनर। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ 1 साल का लिख दिया और अगले बाकी से, हर साल का आपको अबाउट ईच ईयर आपने बहुत ही अच्छे मैनर, बहुत तरीके से आपने उसको हर साल को मेंशन करना है। इफ़ एनी कंपैरिजन और कंट्रास्ट कैन बी डन फॉर 2 और मोर ईयर्स, तो ऐसा नहीं है हर साल का लिख दिया और 2 से ज़्यादा का है तो आपने उसको भी मेंशन करना है। यू शुड राइट अबाउट इट टू, उसके बारे में भी आपको लिखना है। जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो बहुत ज़्यादा सालों के लिए दिया हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हो कि दिस ईयर द कंजम्पशन was that, or it after 5 years or after 6 years it rose to that much, और आप उसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, the consumption increased by 50%, 30%, बट आपको उसको जो फैक्ट्स को है बहुत अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, फॉर डिस्क्राइबिंग द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ बताते हुए आपको कुछ किस पैटर्न को आप, फॉर डिस्क्राइबिंग द पैटर्न, तो आपने क्या वर्ड्स यूज करने, यू कैन यूज वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक रैपिडली, डबल्ड, स्काई रॉकेटेड। तो दीज फ्रेजेस यू कैन लर्न, आपको इनको याद करना पड़ेगा। अगर आपने ग्रोथ के बारे में आपने बताना है तो आपने ये वाले स्ट्राइकिंग, इंक्रीज, पीक्ड, सोड, these kind of words you can use. So plummeted, leveled off, declined, stagnated, fluctuate. So इस तरह के starting to rise, starting to fall, drop down slightly, etc. तो आप ये सारे words हैं आपके, आप use कर सकते हो। These are the phrases you can use. Next is mentioning quantities। अब क्वांटिटीज मेंशन करते हुए आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, व्हेन इंक्लूडिंग नंबर्स एंड फिगर्स द एक्यूरेसी मस्ट बी इंश्योर्ड। आपने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब अपने पास से कुछ भी आपने एक्यूरेट होनी चाहिए, अपने पास से कुछ भी नहीं लिखना है। क्वांटिटीज कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ नंबर ऑफ वेज, सच एज परसेंटेज में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, रेशो में। फॉर डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज यू कैन ऑल्सो यूज वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक 1/3, nearly 1/4 of, majority, on the average, twice as much, almost equal, the highest, the lowest, just like that. For establishing a relationship or contrast, so you can make use of words and phrases like, अब आपने कंट्रास्ट देना है या कोई रिलेशनशिप उस तरह के डेटा को डिस्क्राइब करना है तो आप यूज़ कर सकते हो सिमिलरली, in contrast with, in comparison to, और
कुछ कंजंक्शंस यूज कर सकते हो, हाउएवर, वेयर एज अपोज टू, व्हाइल, अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस, नोटिसेबल डिफरेंस, एक्सेट्रा. एंड देन कंक्लूजन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अपने लास्ट में जब उसको कंक्लूड करना है, यू मे यूज वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक ओवरऑल, सब्सिक्वेंटली, इन ऑल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. आपके जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपके डेटा दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने समराइज करना है इंफॉर्मेशन को, उसमें इन अ नटशेल, इन शॉर्ट, देयरफॉर, एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स जितने भी, इन शॉर्ट, देयरफॉर, एक्सेट्रा, so many other words you can use. So इस तरह से अगर आप अपने क्वेश्चन को, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, इस क्वेश्चन को जो कि नया आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, तो आप अपने 5 में से 5 मार्क्स आराम से ले सकते हैं. और इसमें कोई भी आपके, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, इसमें भी आपको फिगर्स और उसको डिस्क्राइब करना है, तो 5 मार्क्स लाना कोई मुश्किल काम नहीं है. तो अगले वीडियो में हम एक सैम्पल क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि चार्ट या टेबल जो भी है वो किस तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है. थैंक यू.